अस्सलाम वालेकुम। 105B स्टार्ट करते हैं जी। मुझे ये बताइए कहाँ थे हम, कपड़े चेंज कैसे होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो ब्रेक ही है कि इसको अब क्विकली हम कर सकते हैं। चलो अब ज़रा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे बात समझ नहीं आएगी ना वहाँ पे हम प्रूव कर लेंगे इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर एक MCQ कराना है मैंने रेशियोज़ का, और उसके बाद आपको सारे होमवर्क में दे देने हैं। और उसके बाद हम NPO का एक सवाल करेंगे आज। जो किया हुआ सवाल है मेहताब वाला, उसको थोड़ा चेंज किया, 2-3 एडजस्टमेंट्स उसमें ऐड किए हैं, और उसमें दोबारा इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट क्विकली बनाएंगे, वो सवाल जी के हुआ है। और बीच में एक चीज़ ऐड की हुई है एंडोमेंट फंड की, वो भी हो जाएगी, और साथ ही स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स भी उसमें बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो ये काम करके फिर आपकी छुट्टी, फिर कल देखेंगे कि उसमें और क्या करना है, NPO के अंदर थ्योरी क्या पढ़नी है। ठीक है ना? और हो सकता है मैं कैश फ्लो के जो थोड़े से MCQs रह गए थे उनको भी एक नज़र रीड कर लूँ, कुछ रहते हैं एंड वाले। ओके, तो जल्दी जल्दी अब इसको करना है। अब बिल्कुल जी बेटा, देखो इस तरह से कहानी थी, ये एडजस्टमेंट देखो इस तरह से, अब ये ख़त्म हो गई कहानी। पहली एडजस्टमेंट का इन रेशियोज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो पहली एडजस्टमेंट में कहाँ से आया इंटरेस्ट? अब बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल। हाँ, फिर वो नेट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा? तो नेट प्रॉफिट तो हम वैसे ही इंक्रीज करा रहे हैं, तो फिर इंटरेस्ट की वजह से प्रॉफिट कितना को आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा? 100 का लोन लिया है और एक क्रेडिटर पे कर दिया है। ठीक है, आप दूसरी तरफ देखें, आपको 5 रुपए की सेविंग भी मिल रही है। ऑब्वियस बात यही है। अब अगर जो चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही है तो उसके बारे में क्या अज्यूम करोगे कि वो सेविंग इससे ज़्यादा है? एक बात और बताऊं, जो मैंने आपको कहा था कि आप BFD में जाके सीखेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसमें आप यही डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्या आप डेटर को डिस्काउंट अलाउ करें तो ये एक कॉस्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको इंटरेस्ट सेविंग मिलती है, जो बैंक से लोन लेना है वो नहीं लिया, पैसे आ गए। अब इसको मैच करता है फाइनेंस मैनेजर। अगर इंटरेस्ट जो बचा है वो कम है और डेटर्स को डिस्काउंट ज़्यादा दिया तो कहेगा रहने दो, डेटर को डिस्काउंट ना दो। एट द सेम मोमेंट इन्होंने ये जो डिसीजन लिया है, इसके पीछे अब दो चीज़ें हो सकती हैं भी। क्या? एक तो इन्होंने शॉर्ट टर्म लोन OD ऑलरेडी पड़ा था, लिया है, वो यूज़ किया है, उस पर इंटरेस्ट पे करना है, और दूसरी तरफ उनको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। अब अगर उन्होंने ये काम करने का सोचा है तो किस लिए सोचा होगा कि इंटरेस्ट की कॉस्ट कम पड़ रही होगी, सेविंग ज़्यादा मिल रही होगी, वरना वो इस तरह जाते ही क्यों? ठीक है, तो जो सामने बात नहीं नज़र आ रही, ऑब्वियस बात क्या नज़र आ रही है? 5% डिस्काउंट मिला है, तो बस इसको नेट प्रॉफिट के ऊपर ले लो। ओके, क्योंकि दिखाना जो सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज है। हाँ, अगर आप यहाँ पर रीजन ऑफ वेरिएशन या इंटरप्रिटेशन कर रहे होते तो आप ये बात भी करते सेविंग है, और साथ ये बात भी करते एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पड़ रही है, फिर रेशोज और हिसाब से 2-3 और निकलती, डाटा और होता। तो आप यहाँ पे तो एक लफ्ज़ का डाटा नहीं, ये सारा डाटा तो मैंने बनाया हो। तो इसलिए नॉर्मल अजम्पशन यही है कि वो इस डिसीजन की तरफ क्यों जा रहे होंगे, क्योंकि 5 रुपये अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो उधर बैंक को 3-4 रुपये देने पड़ रहे होंगे, तभी उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा, वैसे नहीं लेते। ठीक है, अच्छा, मैं कैसी छेती करो, तुसी कर ली छेती। नेक्स्ट, सेल कर दो स्लो मूविंग आइटम्स एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। ओ, यानी कि आपने मिसाल के तौर पे आपने एक चीज 50 रुपए की खरीदी थी, जरा देख लें कितनी को फिगर है, 150 की कर लेते हैं, जरा बड़ी फिगर लाते हैं। ठीक है, 150 की चीज खरीदी थी, 150 की बेच दी, तो आपने एंट्री की कैश या डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट 100 से 150 से। ठीक है, 150 से आपकी सेल बढ़ गई, और एट द सेम टाइम 150 से ही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ गई। ये दो एंट्रीज हुआ करती हैं, आपको पता है। दो एंट्रीज करके बताता हूँ, कैश या डेटर जो भी लिखना है, डेबिट सेल क्रेडिट करो। 150 की चीज़ बेची है जी, अच्छा इसकी कॉस्ट कितनी थी जी? कॉस्ट भी 150 ही थी, तो आपने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया जी? नहीं कमाया। क्यों? बस जी ये स्लो मूविंग था, हमने कहा ये ना नुकसान ही दे जाए, तो हमने इसको जितनी कॉस्ट थी उस पर ही बेच दिया, नफ़ा नहीं कमाया, नुकसान से बच गए। ठीक है, तो दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कर दिया आपने। ठीक है, तो ये एंट्री हो रही है अब, दरअसल ये नजर आ रही है सबको। अब इस एंट्री के अंदर आपकी ये चीज हिट हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें ना,
तो कैश कहो चाहे डेटर कहो ये भी करंट एसेट में होता है, इन्वेंट्री कहो तो ये भी करंट एसेट में है। तो ये तो सेम अमाउंट से, यानी कि करंट एसेट्स पे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। करंट एसेट पे क्यों नहीं असर पड़ने वाला? आपने उधार पे बेची है तो डेटर डेबिट, इन्वेंट्री डेटर उधर से डेबिट हो गया, इधर डेटर बढ़ गया और इन्वेंट्री कम हो गई, लेकिन है तो अमाउंट वही कॉस्ट वाली ना, ठीक है। और अगर कैश पे बेचा है तो वो भी करंट एसेट है, वो कैश बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ क्योंकि खामोश है, उधार पे बेची है नहीं, वैसे अज्यूम कर लेते हैं उधार पे बेची हुई है। खैर हमें इससे क्या, फिलहाल हमारा मसला क्या है, हमारा मसला आना है इधर। खैर भाई इसको गोलदारा लगाना है, मान गया, ठीक है। सेल बढ़ रही है और एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है और सेम अमाउंट से बढ़ रही है, ठीक है। अब आपका दिल जो करेगा ना वो प्रूव करूंगा गलत होना है। खैर चलें सोचते हैं, वन बाय वन सोचना शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, कोई चेंज नहीं आएगा। भाई कह रहे हैं कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों आएगा? नहीं, सेल की प्राइस नहीं कम की, सेल बढ़ाई है, एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ाई है। लेकिन मसला ये है जीपी भी चेंज होता है। मसला ये है कि आपकी सेल और जीपी की फिगर सेम तो है नहीं। अगर दोनों में डिफरेंस है तो सेम अमाउंट का चेंज भी दोनों में आने पर हमने प्रूव किया चेंज आएगा। ये सारा खपाना मैं इसी के लिए तो कर रहा था, दूसरे पॉइंट के लिए। बात समझ लेते हैं, हमारे पास मौजूद है। ये एग्जाम्पल मिटाओ, ये तो थी 1 के लिए ना। अब हम नई एग्जाम्पल बना लेते हैं, आपके लिए मैं बना लेता हूँ। आप कह रहे हैं जी हमने 150 की एक चीज़ बेची, लेट्स से मैं इसको असर डालता हूँ इस पर, ये कितना हो गया 650, और ये इसमें भी 150 ऐड करो, ये कितना हो गया 440, ये कितना आ रहा है 210, ये 210 ही है। अब जीपी रेशो क्या है, जीपी ओवर सेल। तो जो जीपी था वो तो 210 ही रहा, लेकिन सेल बदल गई है नहीं बदल गई? एक चीज़ तो बदल गई ना, तो असर तो पड़ेगा। अब प्रूव करना लेंथी काम से वो भी कर लेंगे, पहले ज़रा अपने जुगाड़ से ज़रा हेल्प ले लें। जीपी रेशो में रेशो होती है जीपी ओवर सेल। जीपी में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जीपी निकलता है सेल और कॉस्ट ऑफ सेल के डिफरेंस से। सेल में भी 150 ऐड, कॉस्ट ऑफ सेल में 150 ऐड, तो जीपी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सेल में तो पड़ा है। तो जीपी न्यूमरेटर कोई चेंज नहीं, सेल डिनोमिनेटर बढ़ गई, डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो कम होती है। पहले तो मैं यहां लिखूंगा डिक्रीज, फिर मैं आपकी बात प्रूव भी कर लेता हूं। वैसे मेरा दिल को नहीं था प्रूव करने का, प्रूव शुरू तो अब घर करना चाहिए था आपको। आप जरा इस रेशो को निकालो, जरा ऐसे कैलकुलेटर पे निकालो, 210/500 नहीं, अब करो 42% और जरा 210 सेल करो, हो गया ना कम। तो हमारा वही शॉर्टकट हमें काम दे रहा है, वरना देखो ये सारे डाटा अज्यूम करने पड़ते हैं। और ठीक है चलें अब। जैसे हमने सेल कम की है, सेल की प्राइस भी तो कम की है, पहले हम कुछ मार्जिन पे बेच रहे थे। बेटा सेल प्राइस कम की है तो पूरी सेल प्राइस ही डाल दी ना इधर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तो सेल प्राइस कम की है, कितनी कम की है, कॉस्ट से कम नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे भी बराबर अमाउंट है, यहाँ पे भी बराबर है, यही तो मतलब है इसका। डायरेक्ट ना सोच ले कि जीपी कम ही हो रहा है जैसे सेल। यार आप डायरेक्ट सोच लो, मैंने ऐसे ही सोचना है। ये समझ आ गया, आप अल्टरनेट बता रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, आप यू कैन कीप इट। मतलब ये समझ ना आए फिर मुझे टेंशन हो गई, मैंने कहा समझ नहीं आई, समझ आ गई ये बात। ये सर हम इससे आगे एक स्टेप निकल गए, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे नहीं ऐसे करें, ये अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल इन 200 बच्चों के अंदर अच्छी बात नहीं है, कोई और कुछ और भी सोच सकता है, ठीक है। तो इसलिए सुकून से जो मैं करवा रहा हूँ वो तो कर लो, बाकी जो आपको समझ में आ रहा है वो अच्छी बात है। ओके नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट मार्जिन। यार ये तो बहुत आसान है, अगर जीपी डिक्रीज हो रहा है तो इसको तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते हैं। करंट रेशो, करंट रेशो, करंट रेशो होती है, अच्छा जबानी करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज आया? करंट एसेट में कोई चेंज आया? करंट एसेट बढ़ रहा है। कौन सा करंट एसेट बढ़ा? कैश बढ़ा। इन्वेंट्री किधर गई? तो कोई असर नहीं पड़ा। यहां पे बता के क्या हूं, ये बताया डेटर कहो चाहे कैश कहो, ये बढ़ा, सेम टाइम इन्वेंट्री कम हुई, तो ये हुआ है। ये आपकी बैलेंस शीट में ये हुआ है, आपकी बैलेंस, यार ये तो है ही 50। चले मैं अज्यूम करता हूं कि 20 रुपए की इन्वेंट्री थी, ठीक है ना। तो 20 रुपए की इन्वेंट्री आपने बेची, तो इन्वेंट्री से 20 कम हुआ, कैश में 20 बढ़ गया।
टोटल में क्या हुआ, ऊपर 30 हो गया, नीचे 55 हो गया, टोटल तो फिर भी 125 है। ठीक है, तो ऐसे भी होते हैं कि कोई इफेक्ट ना हो, जरूरी नहीं इंक्रीज डिक्रीज होना था, इसमें हमने लिखना था नो इफेक्ट। कैसा? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। स्टॉक टर्नओवर। अब स्टॉक टर्नओवर, एक दफा सोच लिया ना, वैसे भी याद हो गया होगा पर्चे के अंदर। स्टॉक टर्नओवर में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल ओवर स्टॉक। स्टॉक कम हुआ है, स्टॉक कम हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है। स्टॉक कम हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी हुआ है। दो धारी तलवार। मैं लिख लेता हूं, क्या पता मैं भूल जाऊं, अपनी बात कर रहा हूं, मैं लिख लेता हूं। कौन सी रेशो है? करंट। करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, यही है ना? ओह अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर इन्वेंट्री। नाउ इन्वेंट्री में 50 रुपए का डिक्रीज आया, लेट्स से। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है कम हुई है? कॉस्ट ऑफ सेल में 50 रुपए का इंक्रीज आया। इंक्रीज आया, बोलो। अब क्या असरात नजर आ रहे हैं इसके? रेशो कैसे इंक्रीज होगी? अब ऐसी कोई रेशो आ जाए ना, नहीं समझ आ रही, दोनों आ गए ना, तो फिर अज्यूम करना है यहां पे आके। ये वो टाइम है जो बचाना है बाकियों में डायरेक्ट करके। ठीक है, कोई सा डाटा अज्यूम कर लो मर्जी का, लेकिन मैंने तो सारा सवाल बनाया हुआ है ना, मैं उस पर अप्लाई कर लेता हूं। आपने सवाल नहीं बनाया होता तो आप क्या करते? कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे ही 200 रुपए और इन्वेंट्री ऐसे ही 100 रुपए। अब इसमें +50 और -50 कर दो, और ठीक है, तो आपको असर पता लग जाएगा। चलो चेक करके देखते हैं जी। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है हमारी? 290। 290 में आपने 50 ऐड कर दिया। ओहो, पहले 200, अच्छा 290 इधर लिख लेते हैं। और इन्वेंट्री कितनी है? इन्वेंट्री है ही 50 की यार, और कम करो, और कम करो, जीरो हो जाएगी इन्वेंट्री। वैसे जीरो भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। बहरहाल 30 रुपए की इन्वेंट्री बेचो। जरा डाटा मेरे सामने, आपको आप ज्यादा जूम करना ना, जो मर्जी जूम कर लो। ठीक है जी, इन्वेंट्री कितनी है? 50 की। जरा पुरानी रेशियो निकालो। 290 ओवर 50 कितना टर्नओवर का? टर्नओवर कितने टाइम्स था? 5.8। और ये जो आपने +30 -30 किया, इससे 16 टाइम्स हो गया है। अजीब बात है, अजीब बात है कि नहीं है? दोनों में प्लस माइनस हो रहा है, तो कुछ डाटा अज्यूम कर लेना। ठीक है, डाटा अज्यूम करके ये काम कर लेना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये बात जहन में जरूर आती है, चलो वो बात अभी जहन में नहीं आ रही तो मैं भी नहीं लाता, यहां पे लिख लो इंक्रीज। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। पीबीआईटी में कोई चेंज है? नॉन करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? पीबीआईटी ओवर नॉन करंट एसेट्स। अब सोच लेते हैं बैठकर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बढ़ा के कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ा के कम हुआ, प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट सेम रहा, प्रॉफिट टू सेल रेशो कम हुई थी, प्रॉफिट सेम रहा, जितनी सेल बढ़ाई थी उतनी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाई थी। जीपी सेम है, जीपी रेशो चेंज हुई है क्योंकि इस रेशो के अंदर एक चीज बदल गई थी। बात समझे हो? तो प्रॉफिट में तो कोई चेंज नहीं आया। हम जीपी रेशो को तो नॉन करंट एसेट से डिवाइड नहीं करते, हम जीपी को, वैसे तो बीबीआईटी को करते हैं, ठीक है, हम प्रॉफिट रेशो को तो नॉन करंट एसेट्स पे डिवाइड नहीं करते, हम प्रॉफिट को नॉन करंट एसेट पे डिवाइड करते हैं। प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ा, ये जो एग्जांपल आपने ली थी, क्योंकि आपने कॉस्ट पर रखते हुए चीजों को बेचा। बड़ा बदतमीज था, थोड़ा सा प्रॉफिट में बिचवा देता तो आपकी ये बात भी सही हो जाती जल्दी में, लेकिन बाहर इसके अंदर नो इफेक्ट आएगा। सोचना अब घर है, सोच लेना अब घर, ठीक है। जो समझ ना आए, कल इसीलिए रखा हुआ है, आए और पूछें। जिन्होंने घर जाना था उनको ये समझ नहीं आया, वो रुक जाएं और कल आके पूछें। ओके, समझ आनी थी तुम्हें? हाँ समझ आ गई है जी। क्विक रेशो भाई, क्विक रेशो, क्विक रेशो में डेटर भी होते हैं और कैश भी होता है, ये बड़ा सुकून है। चाहे उधार वाली चीज अज्यूम करो, सेल करना है इसको, चाहे ना करो, ठीक है, दोनों ही सेम है, ठीक है ना। लेकिन आप ये बताओ, क्या आपकी
करंट लायबिलिटीज़ में कोई चेंज आया? करंट लायबिलिटीज़ मेरी कितनी है? 110। क्या आपके करंट एसेट्स में कोई चेंज आ रहा है? करंट एसेट्स में कोई चेंज आ रहा है? 125। इन्वेंट्री कम हो रही है, वो भी बड़ा तेज था, उसने क्विक रेशो दी। क्विक रेशो इज समथिंग एल्स। क्विक रेशो इज देयर, लाइंग हेयर। क्विक रेशो इज हेयर, बिलो दिस लाइन। 125 में से 50 माइनस करें तो क्विक एसेट आते हैं। क्विक एसेट्स में इंक्रीज आया और जो माइनस करने वाली चीज है उसमें डिक्रीज आया। मैं क्विक एसेट्स निकाल के दिखा देता हूं आपको। क्विक एसेट्स पहले हुआ करते थे 75 माइनस 50 कितने? 75 बनता है ना टोटल, सॉरी 125 माइनस 50 कितने? 75, सॉरी 75 के क्विक एसिड्स थे, अब वो हो गए 95 के। बल्कि ये प्लस क्या हुआ, 125 में से अब माइनस कर लो ना, 125 में से अब माइनस 30 होगा तो कितना आता है? 95। क्विक करंट एसिड चेंज नहीं हुए थे, क्विक एसिड चेंज हो गए। क्विक एसिड बढ़े हैं कि कम हुए हैं? बढ़े हैं। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। ये डायरेक्ट से भी काम चल जाता है, न्यूमरेटर बढ़ा तो रेशो बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए ये मौका है, आप इसको जाके तसल्ली से देख लें। ठीक है, बाकी देखें, लेट से आपको कोई एक आध इसमें से समझ नहीं भी आता तो कोई बात नहीं बच्चों, 17 नंबर थे, 13-14 तो सही कर ही जाओगे। ठीक है, इंशाल्लाह सही कर जाओगे। तो बहरहाल कल मैं देख लूँगा। पुरानी एक वीडियो मेरी थी, वैसे तो यूट्यूब पे भी है लेकिन वो नहीं देखनी आपने, पहले मैं उसको देखूँगा। जितनी बात कर ली है, इससे आगे की बात अगर अलग से हो सकी तो वो अलग से कटवा के फिर डाल दूंगा, ताकि ये भी आपको अगर सुनना है अगला और वो उसमें सही सही है। वरना हो सकता है वहाँ मैंने ऐसे कहा यार ये कर लेना और अगले दिन बच्चों ने कहा कुछ नहीं हुआ, बस मसला कोई नहीं हुआ, तो फिर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो वो मैं देख लूँगा। आपने बस इसको ट्राई करना है। ओके, पहले क्या ट्राई करना है? पहले क्या ट्राई करना है? डायरेक्ट। बेटा पहले क्या ट्राई कर, सबको मिल जाएंगे, फिलहाल गुजारा कर लें, कॉपीज हो रही हैं, प्लीज़ रुक जाएं, इधर देखें। सबसे पहले करना है डायरेक्ट। डायरेक्ट में सबसे आसान क्या है? सिर्फ न्यूमरेटर बदले या सिर्फ डिनोमिनेटर बदले, 1 मिनट में आंसर आ जाता है। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बदलें, लेकिन सेम अमाउंट से बदलें, फिर भी थोड़ा सा रूल बना लिया। हाँ, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट अमाउंट से बदल जाएं, नेट फिर भी कर सकते हैं, नेट कर लेते हैं। कहाँ गया यार वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जो बढ़े थे, कहाँ था वो? कहाँ? नहीं, ग्रीन वाला नहीं, अभी एक रेशो किया जिसके अंदर दोनों बढ़े थे, मैंने कहा एग्जाम्पल ले लो। मैंने कंट्रोल जी करके देखते हैं। काम वही कर लें। कम कौन सा था? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है? डिक्रीज। ये कौन सी रेशो है वैसे बाय द वे? कौन सी देख रहे थे? स्टॉक टर्नओवर। अच्छा जी, डिनोमिनेटर में क्या आया है? डिनोमिनेटर डिक्रीज हो तो इतनी मुसीबत में पड़ने की बजाय हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कोशिश क्या करनी है? डायरेक्ट करें। जहाँ फंस जाएं वहाँ पे फिर ऐसा काम करें, लेकिन कोशिश करें ना ही करें। और चेक तो करें ज़रा, डायरेक्ट करके कितने सही होते हैं। जो एक आधा गलत हो फिर उसको जाके तसल्ली से देख लेना, वो भी अभी के लिए। पर्चे में तो ज़रूरत नहीं है, पर्चे में जो हो गया गलत हो गया, अल्लाह की मर्जी। ठीक है, सादा सा रूल बन गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर अकेले हैं फिर तो सुकून है, और अगर दोनों सेम अमाउंट से हैं तो फिर भी आपने ये रूल अपनाना है, और अगर दोनों डिफरेंस हैं तब भी यही रूल अपनाना है। मसला क्या है? ठीक हो गया? चलो अच्छा जी, तो ये अब कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो, ये सवाल बेसिकली आपके लिए, वैसे मैं शायद ना ही करवाता, आपके लिए सिर्फ MCQs को तैयार करने की हद तक बेहतर एक था। एक पास पेपर भी हो गया और MCQs भी तैयार हो गए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बाकी के आंसर्स भी। ठीक है, मैं वैसे तो मसला सिर्फ इसमें ही आना था, इसका ट्रीटमेंट चेंज हुआ है, बाकी आंसर्स में कोई मसला होना नहीं चाहिए। कोई है कहीं पे कोई और कैश डिस्काउंट की बात कहीं हो रही है? हो रही है?
0.3 में, चलो 0.3 के आंसर्स भी फिर मैं फटाफट लिख देता हूँ, ज़रा चेक कर लो, बुक में यही है, मैं घर से जो लिख के लाया उनको छोड़ो, ज़रा चेक कर लो, ज़रा बुक में यही है, आंसर को ओपन कर लो, फिर प्रूव आपने करना है। डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ये इस वजह से बता रहा हूँ बेटा क्योंकि सेटलमेंट डिस्काउंट का ना ट्रीटमेंट बदल चुका है। पहले सेटलमेंट डिस्काउंट अलाउ यानी कि डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता था, अब सेल में से नेट होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड पहले अदर इनकम में जाता था, अब परचेज में से नेट होता है। तो ये आईकैप का पुराना सवाल है, उस वक्त पुराना ट्रीटमेंट होता था, तो हो सकता है मैंने सवाल ना बदला हो, इसलिए कोई बात नहीं, मैं इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, सारे ही लिख रहा हूँ। मैंने सवाल सारा करवाने का घर पे सोचा था ना, इसलिए मैंने ये इंक्रीज डिक्रीज लिख लिया था फटाफट। नो इफेक्ट तो आप चेक कर लेना, इसकी तस्वीर ले लेना, ठीक है। नो इफेक्ट, डिक्रीज और डिक्रीज, माशाल्लाह इसमें सारे डिक्रीज निकले थे भाई। ये फाइनल आंसर है, ओके, आप देख लेना तसल्ली से, वो आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों चेंज हुआ। क्योंकि पहले ये 0.3 के अंदर जो डिस्काउंट अलाउड है पहले जीपी के बाद आता था ना, अब ट्रीटमेंट बदल गया तो जीपी से ऊपर चला गया। जब जीपी से ऊपर चला गया तो जीपी को इम्पैक्ट करना चाहिए ना उसको। इसका किताब में क्या आंसर लिखा हुआ है? नो इफेक्ट। अब नहीं बनता नो इफेक्ट, तो इसलिए ये सही कर लिया हमने, ओके। लेकिन आपको क्या, आपने तो ये देखना, आपने वो देखना ही नहीं है, ठीक है। सेटलमेंट डिस्काउंट अब सेल को हिट करता है, जीपी से ऊपर है, और सही है, ठीक है ना। तो ये सोल्यूशन में सही होने वाली बात ही, मैं इसलिए सारा सोल्यूशन ही लिख दिया। मैं बाकियों को भी लिख देता हूँ। नो इफेक्ट, नंबर 4 का पहले पॉइंट का नो इफेक्ट। वैसे बाकी सारे सही होने हैं, लेकिन मैं एहतियातन लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अब शक पड़ गया। उधर क्या लिखा हुआ, सब में इंक्रीज है, मेरे पास भी सब में इंक्रीज है, लेकिन यार क्या पता कोई एक आधा भी हो गया तो घर पे ना आप बैठे ये समझते हो फिर बस ये मुझे आता नहीं है, एक चीज़ ना आती हो ना, ये मुझे आता ही नहीं। अच्छा जी, 5 में नो इफेक्ट है, नो इंक्रीज नहीं, अच्छा 2 इंक्रीज कहता है, नो इंक्रीज उसके बाद नो इफेक्ट, फिर 2 इंक्रीज। अच्छा अभी तो देखो बच्चों, चेंज क्या है उस सोल्यूशन से। एक है 0.3 का, ये तो कलर सेम हो गया ना, या ये कलर मिटा देते हैं, ठहर के जी। एक इस रेशो में चेंज हुआ और दूसरा पहली वाली में। ये दोनों क्यों इम्पैक्ट ले गए हैं? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस या डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम का ट्रीटमेंट अब बदल चुका है। वरना ये दोनों पहले जीपी के बाद आते थे, तो ट्रीटमेंट बदला। असल तो आईफरस 15 ने आके ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को कहा इसको नीचे ना रखो, इसको सेल में से नेट करो, तो फिर आई के अपनी किताबों में डाल लिया, फिर डिस्काउंट रिसीव इनकम को भी परचेज में नेट करो, ठीक है। टर्नओवर में क्या है, वो उसी वजह से होगा। क्या? हाँ, वो क्यों नो इफेक्ट था? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल को इसने हिट किया ही नहीं था, तो कॉस्ट ऑफ सेल ओवर इन्वेंट्री ही होता है ना। लेकिन अब तो हो रहा है इफेक्ट, तो ये 3 और तो कोई नहीं है, बस यही होने ही नहीं है वैसे तो बाय द वे, कोई और नो अल्लाह करे, बहरहाल ठीक है। तो ये सोल्यूशन किताब वाले से ये 3 येलो आइटम्स क्यों बदल गए हैं अब ये भी हमें पता है। तो ये अब मैं इंशाल्लाह यहाँ पे लिख लेता हूँ, करेक्शन इन सोल्यूशन नीडेड, ताकि अगली बार बच्चों को सही वाला दे दें, मैं भूल जाता हूँ। समझ ही जाएंगे फिर, बाकी तो हम समझ ही जाएंगे ना, है ना। ऐसे ये 3 चीज़ें चेंज करनी है, ओके चलो। अच्छा जी, अब ये सवाल पूरा कर लीजिएगा और ये सोल्यूशन की तस्वीर ले लें, फिर भी दे दें तस्वीर, हालांकि मैंने बता दिया, वो आप वहाँ पर सही भी कर लीजिएगा अपनी किताब में, ओके। वजह बता दी है, कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं है, ट्रीटमेंट बदला है। जब ट्रीटमेंट बदला है तो सोल्यूशन बदला है, किताब में भी बदलना था, भूल गया, आपको बता दिया। बाकी सवाल भी देखना है, हद होगी। और ये भी जी हमने देखना है जी, ये भी। वैसे ये तो आपको तस्वीरें खींच ली थी ना आपने, ये जिसने नहीं खींची तस्वीरें वो भी खींच लें, जल्दी करें, मैंने ये एनपीओ का सवाल कराना है और आगे FIR 2 वाले इंतजार कर रहे होंगे, फिर इनकी तो क्लास है ही।
ये वैसे ही आप लोग, ये नहीं आपको बनाना चाहिए था, बहरहाल चले, ये ओरिजिनल डाटा है, ऐसे ही बस मैंने डाटा बनाया हुआ। जिसने देखना भी हो तो इसको देखकर डिसीजन ज़रूर ले ले, लेकिन ऐसे ना करे, वो समझते रहे कौन से पॉइंट के लिए था। तो ये डाटा था, इसमें अपने हिसाब से चेंज करते। ओके, क्वेश्चन बैंक से भी अगर कोई सवाल करना होगा तो मैं आपको रिवीजन प्लान में दूंगा, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में कहा था, ठीक है। पास पेपर्स को तो अब हमने तगड़ा कर लिया है। एक आज नई दुनिया भी देखी हमने। ये नई दुनिया रूटीन की क्लासेस में नहीं देखी जा सकती, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा क्लासेस में नई दुनिया देखी जाती है। ये जो सवाल था, अच्छा जी, मैंने सिर्फ MCQ नंबर 2 करवाना है, बाकी आपने करके कल मुझे चेक कराने हैं, मैं देखूंगा कि आपने किए हैं या नहीं किए। अच्छा सुने, MCQ 2 में ना एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को देने से पहले मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा बाद में। 796 है वैसे, पहले ये देखें, मैं तो 700 से हटा हूँ। 796। सुने जी, प्लीज बेटा इधर देखें, अगर मेरे करंट एसेट्स 150 हैं और मेरी करंट लायबिलिटीज लेट से 100 है, तो नेट में क्या आंसर आ रहा है? 50। मुझे ये बताइए कि नेट में जो 50 हैं, इनको मैं नेट में एसेट्स कहूँगा या नेट में लायबिलिटीज कहूँगा? इसका मतलब अगर मेरे एसेट्स मेरी लायबिलिटीज से ज़्यादा होंगे, नेट करंट एसेट्स की बात अब कर रहा हूँ तो करंट एसेट्स ही होंगे, ठीक है ना। तो नेट करंट एसेट्स अगर मेरे तब होते हैं जब मेरी नेट करंट एसेट्स, वैसे कुछ भी हो सकता है, इसको एसेट ही लिखना चाहिए, जनरल रूल। नेट एसेट्स कब आएंगे? जब आपकी लायबिलिटीज कम होंगी और आपके एसेट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल बनाते हैं। करंट एसेट्स हैं मेरे 120 के, करंट लायबिलिटीज़ हैं मेरी 150 की। अब नेट में जो आंसर है वो कितना है? इस 30 को हम नेट में क्या कहेंगे? नेट लायबिलिटीज, ठीक है जी। तो अगर कभी सवाल में, रेशो के सवाल में वो लिख दे नेट करंट एसेट्स, तो इसका मतलब क्या होगा? जो भी डाटा ज्यूम करना उसके अंदर, मतलब कोई सा भी डाटा, मैंने कोई सा भी, यहां से यहां पे आप 1000 ले लो, यहां पे आप 900 ले लेना। नेट करंट एसेट्स का मतलब क्या होगा? करंट एसेट्स ज्यादा हैं करंट लायबिलिटीज, और नेट करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होगा? इस तरह की बात देख के अब वो कहेगा हमने ये किया, बताओ रेशो में क्या चेंज आया। तो ओरिजिनल डाटा पता भी तो होना चाहिए ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या था, फिर इंक्रीज डिक्रीज देख सकते हैं। इसीलिए MCQ नंबर 2 से पहले मैंने ये बात आपको बताई। सालिक हैज नेट करंट लायबिलिटीज, सालिक हैज नेट करंट लायबिलिटीज। जी बच्चों, करंट लायबिलिटीज नेट में होने का मतलब क्या होता है? हाँ, मीन्स करंट लायबिलिटीज आर मोर देन करंट एसेट्स। अब आप यहां पर कुछ भी अज्यूम कर लें, कोई भी डाटा आप बताएं, आप बता दें करंट एसेट्स कितने हैं? 80 जी, तो करंट लायबिलिटीज कितनी होंगी फिर? कुछ भी 80 से ज्यादा 100 है जी, ठीक है। तो ये सिचुएशन, आपने डाटा अज्यूम कर लिया। वो कहता है ही हैज डिसाइडेड टू पे ऑफ इट्स अकाउंट पेएबल्स यूजिंग सरप्लस कैश। वो एक लायबिलिटी को कम कर रहा है और एक एसेट को यूज कर रहा है, उसको भी कम कर रहा है, ठीक है। अब वो कहता है जरा बताओ करंट रेशियो पे इसका क्या असर पड़ेगा? अब करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज होती है। अब आपने पैसे क्या कहना था? अगर ये पिछली डिस्कशन में पड़ी होती तो आपने कहना था ये तो सेम अमाउंट है, नो इफेक्ट। एक तो वो बात याद रख लो, ये सेम अमाउंट के नो इफेक्ट वाली बात अब कोई नहीं होती, ठीक है। अगली बात, करंट एसेट्स आपने कितने अज्यूम कर रखे हैं? 80, और करंट लायबिलिटी 100। ये इससे रेशियो क्या निकलेगी? छोड़ पहले शॉर्टकट। करंट एसेट्स में भी कमी है, करंट लायबिलिटीज में भी कमी है।
दोनों में से कम कौन सा है? न्यूमरेटर, इसको छुपा दिया। अब बताओ डिनोमिनेटर को छुपा दिया, न्यूमरेटर को हो रही है कमी, न्यूमरेटर में होगी कमी तो रेशो भी हो जाएगी कम। तो ज़रा आंसर देखो जाके क्या है, देख लो, यही है। अब इसको प्रूव नहीं, देख लो बेटा, एतबार करो, लेकिन ठीक है, इंसान हूँ ना, इंसान हूँ तो गलती तो हो सकती है बेटा। क्या? तो फिर वो सवाल नहीं आपने सही पढ़ा। अगर आप एसेट बढ़ा के लायबिलिटी कम करना चाहें तो फिर आप नेट करंट एसेट्स कह रहे हैं, जो कि सवाल में नहीं लिखा हुआ। ये तो समझा रहा था मैं, असल ये तो समझा दिया हुआ है, ये समझाने आया हूं यहाँ पे, ये लफ्ज समझाना था। अब ये सवाल में नेट करंट एसेट भी कह सकता है। अगर इस सवाल में नेट करंट एसेट कहता तो फिर हम कहते कुछ भी अज्यूम कर लो, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट लेट से अज्यूम कर लो 150 और करंट लायबिलिटी अज्यूम कर लो 130, ठीक है। तो फिर ये सिचुएशन बन जाती है, और फिर उसी तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से देखते जो कम हो रहा है तो शॉर्टकट लगा लेते। लेकिन अब चूंकि आपने प्रूव करने का आपका दिल कर रहा है, तो आप कहते हो जी लेट्स से हमारा क्रेडिटर था 20 रुपए का, वो कम हुआ और इधर से कैश भी 20 रुपए से कम हुआ। तो पहले रेशियो कितनी सी? 80/100, 0.8। अब कितनी हो गई है? 60/80 करें तो हो गया डिक्रीज। और समझ गए? हाँ 5 कम हो गया है, सही हो गया। चलो चलें जी, बाकी एमसीक्यूज आपने लाजमी कर लेने इंशाल्लाह आज। मैंने सोचा था फ्रेमवर्क भी करेंगे, लेकिन अब चूंकि हैंड आउट आपको दे दिया इसलिए फ्रेमवर्क अब नहीं करते। इधर देखें जी, आज हमने फ़िलहाल तो ये 2 पास पेपर डिस्कस किए थे, ये अभी किया है, एमसीक्यू 2 कर लिया है। क्वेश्चन 1 टर्म टेस्ट 2, इसका सोल्यूशन अब तो पहुंच गया हुआ। ये कब से लिखा था कि आपको इसका सोल्यूशन दिखा दूंगा, तो उसका सोल्यूशन ज़रा देख लें। सिर्फ एक क्लास को दिखाया था, एक को नहीं दिखाया था, इसलिए बाकी भी देख लें। तो ये क्वेश्चन था जी, इसकी पिक्चर ले लें जिसने लेनी है, जिसको अभी तक याद है कि वो मसला है। ईपीएस वाला सवाल था छोटा सा, बस सब कुछ इन प्रोसेस है, सब कुछ हो जाएगा आप लोगों के लिए। सारे लेक्चर नोट्स भी वेबसाइट पे डाल दूंगा, सारे टेस्ट, सारे सोल्यूशन। को पर्दा थोड़ी है आपसे, आपसे है वैसे उत्ते वक्री असैम्बली का सैशन चल रहा होंगे। जी सही है सर जी। अच्छा जी, अब ये ना, अब जो चीज़ें रहती हैं ये अब कल मैं बताऊंगा, है तो 1-2 मिनट की बातें, ठीक है। अब मेरा दिल है कि ये सवाल कर लें। फ्रेमवर्क मुझे पता है रह गया है, जिसमें से पर्चे में सवाल आता है 7-7 नंबर का, तो वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। कोई होगा नहीं होगा, हम तो करेंगे, परसों करेंगे, बल्कि वो भाई सवाल सेम है। जल्दी से देख लें इधर, क्वेश्चन सेम प्लीज। क्वेश्चन नया बनाने की बजाय सेम क्वेश्चन इसलिए रखा, बेशरम आदमी बिल्ली की शक्ल सामने बना के तुम हंस रहे हो, एक बंदे को बिल्ली बना के। सवाल इसलिए सेम रखा है कि इस सवाल में पुरानी चीज़ों को समझने ना बैठ जाए। देखो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैश एट बैंक, मेडिसिन क्लोजिंग है, तो फिर आगे कंज्यूम भी आ रहा है, ये सब पढ़ा हुआ है ना हमने, ठीक है। स्टॉक क्लोजिंग आ रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड होगा, ठीक है। उसके बाद एसेट है, उसकी रिडक्शन है, फिर अदर एक्सपेंसेस हैं, पेएबल्स हैं, रिसर्च कॉस्ट है, रेस्ट्रिक्टेड फंड है ओपनिंग पे, फिर सैलरीज हैं। ये लाइन यहाँ से मिस हो गई है, ये लाइन यहाँ पे लगा लेते हैं, और उसके बाद सैलरीज और अदर इनकम आ गई। असल सवाल जो था उसके अंदर यहाँ पर 200 किधर गया, ये 230 नहीं था, अगर आप उसे ओरिजिनल सवाल ढूंढेंगे तो वो 180 था। इसके अंदर 2 चीज़ें सवाल ने बताई थी आईकैप ने, तो हमने एक चीज़ और भी बीच में डाल ली यहाँ पे, एंडोमेंट फंड। ब्रेकअप बताया गया पॉइंट 1 में, ब्रेकअप ऑफ 230 क्या है, 120 का हॉस्पिटल फंड है, ये वही पुराना सवाल का हिस्सा, नई चीज़ ताकि ना सीखें। 60 वही रिसर्च फंड है जो पहले भी था, ताकि उस तरफ ना जाए, और ये नई चीज़ डाल दी हमने।
इसके बारे में ज़बानी आपको बताया था कि एंडोमेंट फंड होता है कि जो बंदे ने आकर ये फंड बनाना है ना, ये पैसे दिए हैं, तो वो ये कहता है ये असल पैसा आपने नहीं छेड़ना। जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ से कॉलेज से पढ़ के चले गए, आप क्वालिफाई कर गए, अलुमनाई हो गए, और आप कुछ अर्से बाद वापस आए और आके आपने कहा, कुछ एक 10-15 लोग आए, आपने कहा कि यहाँ पे हम एक फ़ंड बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो एक एंडोमेंट फ़ंड होगा कि जो पैसे हम आज रख रहे हैं ये पैसों को नहीं छेड़ना। इन पैसों को इन्वेस्ट करके जो इनकम आएगी, उस इनकम का भी लेट्स से 50-60% वो इसी में ही डालना है ताकि ये अमाउंट इंक्रीज़ होती रहे, और जो बाकी की इनकम आएगी उससे आप स्टूडेंट्स, नीडी स्टूडेंट्स की हेल्प कर दीजिएगा। ये हम इसलिए चाहते हैं कि ये हमेशा बना रहे और हमेशा ये हेल्प करता रहे। ये एंडोमेंट फंड है, सिंपल, ठीक है। एंडोमेंट फंड क्या है? जो पैसा रखने वाला है एनपीओ में आकर उसने कहा है इसको नहीं छेड़ना, बल्कि इन्वेस्टमेंट, कभी ये होता है कि कहते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम सारी यूज़ कर लो, असल पैसा ना छेड़ो, लेकिन नॉर्मली ये करते हैं तो कहते हैं जी ये पैसा है इसको इन्वेस्ट करो, जो कमाओ इसको तो छेड़ने नहीं है, जो कमाओ उसमें से भी को 20-30% इसमें डालते रहो ताकि ये भी बढ़ता रहे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता इनकम भी बढ़ती रहे, बाकी यूज़ करो अपने इस काम के लिए जिसके लिए हम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, ठीक है। तो वो एंडोमेंट फंड है। तो सवाल इसलिए रखा ताकि ये हो जाए 15-20 मिनट में, बाकी काम तो हुआ वो जो था, ठीक है। नेक्स्ट नई चीज़ क्या आई यहाँ पर? सिर्फ 2 चीज़ें थी, आज भी 2 ही हैं। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड 55 मिलियन एंड 26 मिलियन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल एंड एंडोमेंट, ये एक ही था, पॉइंट देख लोगे आप जाके। यानी यहाँ पर पहले कंट्रीब्यूशन रिसीव में 2 चीज़ें थी, हमने कहा था जी एक हॉस्पिटल फंड है वो 55 ही था, और बाकी हमने कह दिया था, यार तू बंद हो जाए यार, इतना अच्छा भी नहीं है जी जी 55 रुपये हमने कहा था जी हॉस्पिटल फंड के लिए कंट्रीब्यूशन आया है, बाकी सारा जनरल है। मैंने इसमें एक और चीज़ भी डाल दी, ठीक है। वो आज क्या है जी, एंडोमेंट फंड के लिए कंट्रीब्यूशन कितना आया है? 26, तो ये तो एंडोमेंट फंड में जाएगा, और बैलेंसिंग ये 200 चला जाएगा आपकी इनकम्स में, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता ना थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको बेसिकली, ठीक है। ये क्या मैंने बोला, ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, और ये अनरिस्ट्रिक्टेड जिसको जनरल हम कहते हैं, ठीक है ना। ये डोनेशन कंट्रीब्यूशन कह रहे होते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये फंड्स हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, और ये और किधर गया जनरल, किधर गया वो अलग पड़ा, सॉरी, ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन होती है इस पर, बाहर किसी बंदे ने आके लगाई हुई, ठीक है। ये इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड होता है एक तरह से, ठीक है। एक्सटर्नल भी हो सकता है, मसला नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली इसके अंदर हम जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट इन रिजर्व्स की तरह से दिखाते हैं, मूवमेंट इन नेट एसेट्स, ठीक है। और ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो फिर अनरिस्ट्रिक्टेड कहाँ गया? अच्छा किधर गया? अच्छा कर, अच्छा ये पड़ा है जनरल फंड, ये है अनरिस्ट्रिक्टेड। ये कौन सा होता है जी फिर? अनरिस्ट्रिक्टेड। ये हम थ्योरी साथ साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आपको पता है थ्योरी ऐसे नहीं पढ़ते कि हम थ्योरी को जब ना पढ़ना शुरू कर दें। थ्योरी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, थ्योरी ये देखो, खेड़ी नहीं, लइये वाले तुम्हें खेड़ी का ही ख्याल आता है। खेड़ी आप समझते हैं? वैसे खेड़ी समझते हैं? मेरी बड़ी पसंदीदा जूती है, मुझे बहुत पसंद है। मैं अब उसका एक मसला है, उसकी वजह ये है, तू ताड़ियां बजा रहा है, तू ताड़ियां बजा रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे खड़े होते वो दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा खड़ा होना पड़ता है, वरना मैं बहुत ज़्यादा पहना करता जब स्टूडेंट लाइफ में था। ओके, मुझे कोई चीज़ याद आई थी, मैंने दिखानी थी। हाँ इधर देखो बेटा, इधर देखो, थ्योरी में आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, पढ़ पढ़ के मैं ये कर रहा हूँ, पढ़ पढ़ के मैंने लुट मचाई हुई है सर है। ये देखें, यहां से शुरू हुआ है काम, ये भी नहीं है, जो चीजें नहीं है वो निकाल रहा हूं, जो हैं वो पढ़ा रहा हूं। अब आपको नहीं पता, बीच में और चीजें निकल जाएंगी, ये चीजें गई, ये गई, ये गई, ये कुछ आ रही हैं, कुछ जा रही हैं, 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 कुछ आ रही हैं, तो वो ना आपके लिए काम चल रहा है, आपने उस पर नहीं परेशान होना, वो आपको पढ़ा दिया जाएगा इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा कहां थे हम? यहां थे हम। नेक्स्ट, द अदर इनकम includes investment income of 6 million which is externally restricted to be added to principal amount of endowment fund.
ठीक है। 6 मिलियन इन्वेस्टमेंट इनकम में से इन्वेस्टमेंट इनकम कहाँ पड़ी है? अदर इनकम में है। 15 में से 6 जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। ये एंडोमेंट फंड में जाएगा, ये इनकम में नहीं लेके जाना। बाकी कितना बच गया उसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला। देयर इज नो अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन अदर इनकम। ठीक है जी, बाकी फिर ये चला जाएगा इनकम्स में। शायद ये पूरा 15 हमारे असल सवाल के अंदर चला गया था, आज नहीं जाने दिया, पकड़ लिया इसको। ठीक है, तो तरीका भी समझ। ये सवाल करने का ज़्यादा फायदा यही है कि कंपैरिजन हो रहा होता है कि हाँ उधर ऐसे किया था, देखो अच्छा ये चेंज आया, बस ये चेंज आया। ठीक है, अच्छा। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर MH ऑल्सो रिसीव कंस्ट्रक्शन मटीरियल हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 65। जब भी कोई मटीरियल रिसीव करना है तो वो मटीरियल फेयर वैल्यू के ऊपर आपने रिकॉर्ड करना है। अब वो इन्वेंट्री बनता अगर आपने ये मटेरियल बेचना होता, लेकिन चूंकि ये आपने बेचना नहीं है बल्कि अपनी बिल्डिंग में लगाना है, तो बिल्डिंग डेबिट जो कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में थी, तो हमने यही काम किया था, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट। और हाँ, ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इनकम नहीं बनाया, फंड में डाला। नाम क्या रखा था इसका? मेरा दिल आज ये है कि मैं ना कोई लेजर ना बनाऊं इनका, डायरेक्ट मैं चेंज इन इक्विटी की तरह से चेंज इन नेट एसेट्स बनाऊं, वहां पे डेबिट क्रेडिट करें। ठीक है ना? अच्छा जी, तो ये तो सारे आ जाएंगे ना उस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट इज नथिंग, चेंजेस इन इक्विटी है बस। वहां पर चेंज इन इक्विटी वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन की इक्विटी होती थी, शेयर कैपिटल एक कॉलम, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवर्स सरप्लस। आपके सिलेबस में बस इतना ही है और तो कुछ नहीं है, जनरल रिजर्व आ जाए। ठीक है, यहां पर नाम बदल गए तो बस वही चेंज इन इक्विटी की का नाम भी बदल दिया, चेंज इन नेट एसेट्स कह दिया और उसके कॉलम्स का नाम बदल गया। जनरल फंड अनरिस्ट्रिक्टेड जिसको कहते हैं। फिर स्पेसिफिक फंड्स के अंदर हमारे पास रिसर्च फंड, एंडोमेंट फंड। बिल्डिंग तो निकल गया था ना, बिल्डिंग बन गई थी तो उसको डेफर्ड लायबिलिटी बना दिया था। ठीक है ना, तो वो फंड में नहीं रहे इंशाल्लाह। ओके, ये बिल्डिंग फंड दो ऑप्शंस हुआ करेंगे। एक नेट एसेट्स में रखो, नेट एसेट्स का मतलब क्या है? लायबिलिटीज से ऊपर रखो, लायबिलिटीज से ऊपर। अभी यहां पर फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, लायबिलिटीज से ऊपर रखें, मतलब जहां जनरल फंड आ रहा है, जहां ये रिस्ट्रिक्टेड फंड्स आ रहे हैं वहां पे रखें। और दूसरा है लायबिलिटीज में आकर लिखें, जिसको हम डेफर्ड ग्रांट जैसा ट्रीट करते थे। डेफर्ड इनकम कोई भी हो, डेफर्ड डोनेशन है, डेफर्ड क्या है? ये कंट्रीब्यूशन है, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन का नाम दिया जाता है इसको। और डेफर्ड इनकम, अभी इनकम नहीं बनानी तो फिर ये डेफर्ड इनकम है। ठीक है ना, इसको क्या ही डेफर्ड इनकम देंगे, इसको ओपनिंग में भी नहीं लाएंगे यार। ठीक है ना, ये है डेफर्ड लायबिलिटी। डेफर्ड लायबिलिटी जब पूरी हो गई बिल्डिंग, वो डेफिसिट हो जाएगी, ये इनकम बने जाएगी। ओके, जबकि रिसर्च फंड एक ऐसा फंड है कि जिसके खर्चे भी उसी में ही दिखा रहे होते हैं, उसके पैसे भी वहीं पे जा रहे होते हैं, उसके खर्चे भी वहीं पे, हम इनकम एक्सपेंडिचर में ला ही नहीं रहे। एंडोमेंट फंड तो वैसे ही बड़ा सख्त वाला, सख्त नहीं, सेकंड फॉर्म सख्त वाला है कि वो तो असल पैसों को भी नहीं छेड़ने दे रहे, सिर्फ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इनकम डालने देते हैं उसमें, और बाकी कहते हैं सिर्फ यूज करो, आपको और छेड़ने नहीं देना। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब यहां से कुछ निकलना कोई नहीं है। अच्छा जी, आगे बढ़ें। MWIP हैज कंप्लीटेड द हॉस्पिटल बिल्डिंग, तो इसकी हमने एंट्री की थी CWIP डेबिट और बिल्डिंग डेबिट, CWIP क्रेडिट, सब याद है आपको। उसके बाद डेप्शन चार्ज की थी। चलो जी शुरू करते हैं फिर काम, जितना हो सकता है जल्द अज जल्द। मार्कर पड़े थे यहाँ, कहाँ ले गए थे भाई? यहाँ से मार्कर उठाए थे किसी ने, किसी बच्चे ने उठाए हुए थे, दिखा रहे थे। जल्दी ला के दो, एंड में पड़े हैं, सुने। ये कौन यहाँ पे लेके बैठा हुआ था मार्कर्स? यहाँ पड़े थे तो तुम्हारे हाथ में थे, फिर कहाँ गए? यार देख लो यार, ऐसे ना किया करो यार। यार अब मार्कर ये नहीं चलेगा, ये ब्लू है भाई। मार्कर्स आमिर भाई चले जाएं, नहीं है टोकरी में काम का। ऑनलाइन वालों मैं नजर आ रहा हूं, तुम लोग ऑनलाइन वाले हो यार। चलें शुरू करते हैं, जब तक जल्दी से ले आए, वैसे इन्होंने चलना कोई नहीं है। अच्छा जी, अब बड़ा ऐसे बस फॉर्मेट बनेगा।
इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम्स और एक्सपेंसेस, फिर बैलेंस शीट आएगी, बैलेंस शीट के अंदर फंड्स आएंगे, फंड्स में ओपनिंग क्लोजिंग आज नहीं करना, ये वही लेवल अब आ गया है। बचपन में पढ़ा था बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। बड़े होकर अब बैलेंस शीट में लिखने लग गए आप शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस। वो आते कहाँ से हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी क्लोजिंग्स। तो यहाँ पे आज चेंज इन नेट एसेट्स बना रहे हैं, तो यहाँ मूवमेंट्स क्यों शो करें? ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास जो चीज़ें आनी हैं उनके बैलेंसेज आएंगे। हमारे पास एंडोमेंट फंड आएगा, हमारे पास रिसर्च फंड आएगा, हमारे पास जनरल फंड आएगा। यही करते हैं ना, काम वही करना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। लेकिन जो जनरल फंड था आज उसको भी चेंज इन इक्विटी में ले जाएंगे, जैसे कैपिटल के साथ करते थे। ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स को हम ले गए थे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल के कॉलम में, वही काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंसेस लेकर आएंगे जी। किधर कैसा? अभी सवाल देखो, सवाल क्या कह रहे हैं? सवाल ये वाला नहीं देखना जो अभी दिया वो देखना है, उसकी रिक्वायरमेंट देखो। स्टेटमेंट नेट एसेट्स बनानी है, जब वो बनानी है तो फिर वहीं पर करेंगे ना सारी मूवमेंट। ठीक है, ओके। लायबिलिटीज यहां पर आ जाएंगी, उसके बाद एसेट्स, मैं शायद सिर्फ जरूरत की चीजें लिखता जाऊं। ठीक है, अच्छा अब शुरू करते हैं काम को। जो नई चीज रिक्वायर्ड है आज वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। वाह शौकीना चलो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट, पहली बार लिखने सर नाम तो पूरा लिख दें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, ये नाम बदला है बस, ट्रीटमेंट वैसे ही है, फॉर्मेट वैसे ही है। यहां पर बना करती थी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जब प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, आज वही स्टेटमेंट चेंजेस इन नेट एसेट्स बन रही है। ठीक है, तो वहां पर आया करते थे कॉलम शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस। यहां पर हमारे कॉलम्स बनेंगे जनरल फंड, स्पेसिफिक फंड में रिसर्च फंड लिख दो, रिसर्च फंड। वैसे तो इनके ऊपर ये भी लिखते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन छोड़ो उसको भी, आप फिलहाल सुकून से बस ये बनाओ कि नेक्स्ट एंडोमेंट फंड, ये मैंने न्यू इंसर्ट किया है। बाकी ये दोनों जो थे ये ऑलरेडी मौजूद थे हमारे सवाल में। उसमें ये हुआ था बिल्डिंग फंड है, वो फंड है लेकिन वो लायबिलिटीज में लिखा था, याद होगा आपको। लायबिलिटीज में लिख के उसको फिर अमोर्टाइज कर रहे थे ना, उसको छोड़े, आएगा जरूर, वो यहाँ पे आएगा, बिल्डिंग फंड यहाँ पे आएगा, यहाँ बिल्डिंग फंड। बेटा छोड़ो, ओपनिंग में नहीं पढ़ा होगा, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको ना कल इसके अब फिर पूरे ट्री के साथ समझा दूंगा कौन से फंड के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है। फिलहाल छोड़ो, फिलहाल जो ओपनिंग में है वही क्लोजिंग में है, वही रखने हैं। ओके, चलने दो जी। रिसर्च का लेजर बना था, रिसर्च फंड का, उसका ओपनिंग डेबिट, क्रेडिट, क्लोजिंग आए थे, वो क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया था हमने लाकर, वही बस हम कॉलम फॉर्म में बना रहे हैं। जो वहां पर जनरल फंड आपका जो पुराना सवाल है उसमें ओपनिंग फिगर्स भी वही होंगी, सिर्फ एंडोमेंट फंड चेंज हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, शायद इस वजह से थोड़ा सा सरप्लस की फिगर यहाँ पर चेंज आया, कोई एक इनकम हम डायरेक्ट उधर ले गए। ठीक है ना, वरना वही आइटम्स होंगे। जनरल फंड यहाँ पे आता था ओपनिंग प्लस सरप्लस, बस यहाँ पे आ जाएगा कॉलम में ओपनिंग प्लस सरप्लस। कोई ट्रांसफर है तो वो यहाँ पे जो माइनस करके दिखाया था उस दिन, याद है वो क्या कर रहे थे? जनरल फंड से निकाल के रिसर्च फंड में फेंक रहे थे। तो आज यहाँ आसानी होगी, जनरल फंड से निकालेंगे, रिसर्च फंड में फेंक देंगे। ठीक है, तो ये तीन ही रखें फिलहाल। ओके जी, ओपनिंग होगा, किसी काम के मार्कर नहीं है बता दें उसको। उसके बाद कुछ अप्रोप्रिएशंस के बाद क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सवाल ये उठाने का सिर्फ मकसद ही यही था, वही ठीक सन मेरे ख्याल से जेड़े उत्तर चुके सन मेरे। हाँ, लेकिन वो मैं आपको कल बताऊंगा। फंड अमोर्टाइज नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है उसको मैं रखवा यहीं पर ही दूं, ताकि दो कैटेगरीज बना दें। एक वो जो अमोर्टाइज होके अल्टीमेटली इनकम बनने हैं, तो चाहे बन रहे हो इनकम, चाहे किसी वजह से ना बन रहे हो,
ज़्यादा चीज़ें ना फैला नहीं सकते, फिर ज़रा दो कैटेगरीज बना लेंगे। एक कैटेगरी वो रख लेंगे जो कभी भी अमोर्टाइज होकर इनकम नहीं बनते, और एक कैटेगरी वो बना लेंगे जो अमोर्टाइज होकर इनकम बनने हैं, कभी ऐसा होता है कि अभी रुके हुए हैं क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए आए थे वो चीज़ें भी कंप्लीट नहीं हुई, तो अभी नहीं हो रहे या हो रहे हैं, तो इनको इसी तरह से रख लेंगे अलग अलग। ये मैं कल कैटेगरीज दो बनवा दूंगा, ठीक है ना। एक आपके साथ ट्री शेयर कर दूंगा जिसके अंदर जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो डाल लेंगे। ओके, तो कल छुट्टी करनी हो, छुट्टी कर रहे हो कल ऑनलाइन? तुम नहीं आए तो शायद ना हो। अच्छा, काश के मैं रिस्ट्रिक्शन लगा सकता कुछ बच्चों पे, यूट्यूब पे भी वो नहीं देख सकते, काश। चलो शुरू करो, काम शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। बताओ जी, इसकी कोई एडजस्टमेंट? हाँ, इसका लेजर बना लिया था हमने क्योंकि ये गायब हो गया था। ये चौंगतार इंटरनेशनल वाले की तरह से नहीं था कि जितना है उतना ही पड़ा रहे छोड़ दो। इसमें कुछ एडिशन भी हुए थे और ये ट्रांसफर भी हो गया था बिल्डिंग में, याद है? अच्छा, तो CWIP एज पर ट्रायल, अंग्रेजी में जरा कम कम होंगी, मैं सिर्फ फोकस इधर कर रहा हूँ। ट्रायल में कितना है जी? 335। ओके, उसके बाद आगे बढ़े। कैश एट बैंक है, ये एसेट्स में चला जाएगा, कितना? 125 कैश एंड बैंक। नेक्स्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री 14, इन्वेंट्री 14, ट्रीटमेंट सारा सीखा हुआ है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन। अब ये जरा टूट के जानना है। इसमें 55 बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड मैंने इधर नहीं डाला, उसकी वजह कल दो कैटेगरी, ये इजी हो जाना है आपके लिए एकदम से। चीजें ना कंफ्यूज होते थे बच्चे, तो ये इजी हो जाएगा। वो जो अमोर्टाइज होने हैं उनको रखेंगे ही लायबिलिटी में, चाहे किसी वजह से नहीं हो रहे अभी, फ्यूचर में होंगे, चाहे हो रहे हैं अमोर्टाइज। और जो कभी नहीं अमोर्टाइज होने वो कौन से हैं? एंडोमेंट है। वो कौन से हैं? ये जनरल फंड, और वो इस तरह के स्पेसिफिक एक्सपेंस वाले रिसर्च फंड, इस तरह के, इनको हम नेट एसेट्स में रख लिया करेंगे, तो जिंदगी आसान होगी। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए उसको हमने अलग ही रख लिया। बिल्डिंग फंड पता नहीं आएगा कब, फिलहाल कंट्रीब्यूशन आ गया इसका। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन, ये कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन क्रेडिट हुआ पड़ा है, बस वो कंट्रीब्यूशन क्रेडिट जो है वो 3 जगहों पे, उस दिन 2 जगह पे किया था, आज 3 पे कर रहे हैं। ठीक है, बताओ जी, ये 55 किसका है? जाके देखना पड़ेगा या याद है? ये 55 हॉस्पिटल का, 26 एंडोमेंट का, तो बाकी फिर जनरल। 55 कैश जो डेबिट हुआ पड़ा है उसका क्रेडिट इनकम में ना दो, इधर दे दो, ओपनिंग शोपनिंग भी आ जाएगा। ये कंट्रीब्यूशन आ गया, कितना? 55। ठीक हो गया। उसके बाद 26 है, उसका कैश जो डेबिट हुआ पड़ा है वो क्रेडिट कहां करें? बिल्डिंग फंड में, इनकम्स में मना है। एंडोमेंट के पैसे आए हैं, एंडोमेंट के लिए जो पैसे दे रहे हैं, कल कल 5 बंदों को और तैयार किया आपने, वो भी आगे कॉलेज के बाद उन्होंने कहा इस फंड में हमारे पैसे भी डाल दें, तो वो पैसे इनकम नहीं, वो एंडोमेंट फंड। वो असल प्रिंसिपल अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, उसको छेड़ना ही नहीं है, उसको इन्वेस्ट करें, उसको कमाएं, उससे कमाएं, इन्वेस्टमेंट इनकम करें, इनकम कमाएं, और उस इनकम का भी कुछ हिस्सा इसी में ही रखें ताकि ये ग्रो करता जाए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इससे, कल को कोई लोन ले रहा है, फ्यूचर के अंदर जाके कोई और हेल्प ले रहा है, कोई किसी किस्म की भी कोई असिस्टेंस ले रहा है, तो वो बढ़ते जाएं, ये सपोर्ट करता जाए। ठीक है ना। तो एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन एंडोमेंट में आएगा, पता नहीं ओपनिंग कितना होगा, मैंने तो यहां पर लिख दिया कंट्रीब्यूशन। किसका है ये कंट्रीब्यूशन? तो एंडोमेंट का कंट्रीब्यूशन है, तो एंडोमेंट में आएगा 26, और बकाया 200 ला दो यार, यहां पे आ गया कंट्रीब्यूशन। कितना? थोड़ा सा सवाल करूँ, फिगर्स बदलनी पड़ती हैं, जाहिर है वो मैंने बदली है इसलिए बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, लेकिन फायदा ये हुआ कि ट्रीटमेंट सारे वही चल रहे हैं। ओके, अल्लाह करे अब ये चले, ये जरा सही चल रहा है गुजारे का, इसलिए इसको जरा रखते हैं, जरूरत ही पड़ जाता है जी। नेक्स्ट, कौन सा 200? बेटा ये जनरल फंड में आएगा, यहां से होके आएगा। जनरल फंड में तो सरप्लस डेफिसिट आता है ना, इनकम एक्सपेंडिचर में जो जाता है वो जनरल फंड को ही हिट हो रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 332 जनरल फंड ओपनिंग है। ओपनिंग क्लोजिंग क्यों है ये आपको बताया हुआ है, डिस्कशन नहीं हो रही, अब रूल्स भी लिखवाए हुए हैं, दोनों क्लासों में लिखवाए हुए हैं। नेक्स्ट
मेडिकल इक्विपमेंट और उसकी, ये आप खुद चलो, मेडिकल इक्विपमेंट कितनी कॉस्ट है जी? 320, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन ओपनिंग कितनी पड़ी है? 100। अभी इंशाल्लाह इसके अंदर डेप्शन एक्सपेंस निकाल कर डालेंगे तो वो देख लेंगे जब बारी आती है तो, ठीक है। सब किया हुआ है, लेजर नहीं बना रहा मैं, ओके। नेक्स्ट, मेडिसिन यूज्ड, मेडिसिन यूज्ड कितनी? 76। अदर एक्सपेंस, ये भी उधर ही जाना है। अदर कितना? नेक्स्ट क्या है? पेबल्स, बता दो कितने हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पेबल्स 17। नेक्स्ट, रिसर्च कॉस्ट, ये इधर एक्सपेंस नहीं बनानी, इसका अपना फंड मौजूद है, ऐसे ही किया था, बस वो उस दिन लेजर बना हुआ था, देख लो आप अपने सवाल में जाके। तो ये लेजर ही स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया हमने, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स बन गई है, ठीक है। तो क्या लिखें जी? रिसर्च कॉस्ट। काश के रिसर्च का कंट्रीब्यूशन भी होता। अब अगली बार मैं बच्चों के अंदर सवाल जब ये वाला दूंगा ना, उसमें एक और चीज ऐड करूंगा, कंट्रीब्यूशन के अंदर रिसर्च फंड का कंट्रीब्यूशन भी होगा, तो कंट्रीब्यूशन में वो भी आ जाता रिसर्च के अंदर, और ठीक है ना। अच्छा जी, बहरहाल अभी तो कोई नहीं। 33, ठीक हो गया। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टेड फंड, लेकिन ये कुछ एक चीज नहीं थी, ये तो 3 चीजें थी, 120, 60 और 50। 120 कौन सा है? बिल्डिंग, ब्रॉड डाउन, ये डेफर्ड लायबिलिटी 120, फिर रिसर्च का 50, क्या यार 60 लिख रहा था मैं, लिखते लिखते तुमने मुझे बहका दिया। नेक्स्ट, सैलरीज, अच्छा देखो क्या बेटा, अच्छा हो सकता था वो यूं कहता, सैलरीज में कुछ सैलरी रिसर्च के ऊपर बैठे हुए साइंटिस्ट की अलग है और कुछ अलग है, तो जो रिसर्च वाली होती वो रिसर्च कॉस्ट में और क्या पड़ा है, वो ऐसे भी कर सकता था कि सैलरी और अदर एक्सपेंसेस के अंदर कुछ डाल देता, थोड़ा थोड़ा, जैसे नीचे जिसमें पड़ी हो कहता सैलरीज के अंदर 10 रुपए पड़े हैं और अदर एक्सपेंसेस के अंदर 23 रुपए, 23 है नहीं, सैलरी के अंदर 23 रुपए पड़े हैं, अदर एक्सपेंसेस में 10 रुपए पड़े हैं जो रिसर्च से रिलेट करते हैं, तो हम वहां से निकाल कर यही काम यहां पे करते, वहां ना जानते, जैसे कंट्रीब्यूशन के साथ किया है। तो ये मुमकिन है, हो सकता है, ये एडजस्टमेंट हो सकती है, ठीक है। फिलहाल कोई नहीं थी, अब ये भी अगली बार इंशाल्लाह डालूंगा। जेन में आ रहा है, सवाल कराते कराते जेन में आता है, ये भी आपको बता दिया है, अगली बार वालों के लिए डाल देंगे इसको, ठीक है। अच्छा, अदर इनकम में 6 तो इधर जा चुका है, नहीं जा चुका, 6 एंडोमेंट में जाना है। इन्वेस्टमेंट इनकम, बेटा लिखो इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम है, यहां क्यों आ रही है? क्योंकि इसको हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि यहां पे ऐड करो। अब हो सकता है सारा ही ये इन्वेस्टमेंट करके इनकम आई हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 6 पे है, बाकी पे नहीं है, तो बाकी फिर इधर ले आओ। कितनी जी? 9। सैलरी एक्सपेंस कहां नहीं डाला? ओहो, सैलरीज 53, ठीक है। ट्रायल खत्म, ओपनिंग बैलेंस लिख लिए, कहता है कंट्रीब्यूशन में 55 और 26 पड़ा है, हो गया ये काम, 55, 26 और बाकी भी। अदर इनकम में 6 पड़ा है, बाकी भी हो गया। ड्यूरिंग द ईयर कंट्रीब्यूशन, ये एंट्री नहीं की थी, अब लिख ली। CWIP डेबिट, बिल्डिंग फंड क्रेडिट, ये काम किए हुए हैं 65 से, CWIP डेबिट और बिल्डिंग फंड क्रेडिट। बिल्डिंग फंड, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ओ बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है 1 अप्रैल को, बिल्डिंग कंप्लीट, वैसे उधर लिख लेते हैं, आज उधर लिख के देखते हैं डायरेक्ट। हॉस्पिटल बिल्डिंग आ गई है यहां पर, यहां से निकलकर क्रेडिट CWIP, डेबिट हॉस्पिटल बिल्डिंग, हॉस्पिटल
बिल्डिंग कितना जी? क्यों लेजर बनाएं? जहां पे बचत हो बचा लें, ठीक है ना। चलो अब क्या रह गया? थक गए हो क्या? अभी तो फ्रेश होने का टाइम आया था। डेप्रीसिएशन। चलो पहले बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन करते हैं। डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग क्या लाइफ गिवन है या रेट? 400 का 5%, लेकिन ये कितने महीने? यकम अप्रैल को कंप्लीट हुई है। 9/12। सारा सवाल किया हुआ दोबारा कर रहे हैं जी। 15 से डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, ऐसे ही जरा ऐसे जैसा बन जाए। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, साल के शुरू में कोई नहीं थी ना, ये आ गई। कितना आ गया? असल में वहां पे जब सवाल किया था तो इसका लेजर बनाया था, आज वो भी डायरेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट पे रेट ऑफ डेप्शन क्या है? तो 320 माइनस 100 करोगे 10% रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, तो बुक वैल्यू आ गई। कोई एडिशन कोई डिस्पोजल नहीं, इनटू बोलो 22, यही था, सही है ना। 22 से डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 190। लो जी एडजस्टमेंट्स भी खत्म हो गए। करते हैं, हाँ साथ ही करना है, साथ ही करना है। ये इस वक्त रोक के कहना चाहिए था आपको, ये रुकने का, इसका इंतजार नहीं करना चाहिए था। आपने गलत किया, नहीं मुझे बताना चाहिए, नहीं अच्छा गलत किया मैंने जी। बिल्डिंग फंड मैंने अच्छा नहीं समझा कि आपको इस पे जाने दूं, क्योंकि ये आपने पर्चे में याद रखना है। जैसे ही बिल्डिंग डेप्रिसिएट हुई है अब करो उसको साथ ही अमोर्टाइज जी। कितना है टोटल? टोटल पता तो लगे कितना है। ये सारा टोटल 240 है, ठीक है। तो 240 इंटू 9/12, ये 9, हाँ तरतीब से एंट्री करो। बिल्डिंग फंड डेबिट और इनकम क्रेडिट, ठीक है। ये इनकम में चला गया। क्लोजिंग बताओ? 231। इधर देखो वर्किंग नंबर जो भी है 231 वहां से। डन? सवाल तो खत्म है, कुछ रह तो नहीं गया। 30, बस ये था। इधर देखो, पहले ये यहां पर दिखा देते थे मूवमेंट, आज यही चेंज इन इक्विटी में चली गई। जैसे नेट प्रॉफिट निकल के रिटेन अर्निंग में जाता था, वैसे ही सरप्लस निकल के जनरल फंड में चला गया। सरप्लस कितना? 33। साथ ही उन्हें ख्याल आया, ये एक लाइन लिखी हुई थी, ये आपस में ट्रस्टीज ने एक एग्रीमेंट पर में रेजोल्यूशन पास किया है कि जितना सरप्लस हुआ करेगा उसका कुछ % रिसर्च को एलोकेट करना। इधर से निकालो, इधर फेंक दो, ये इंटरनल रिस्ट्रिक्शन। तो ट्रांसफर्ड टू रिसर्च फंड 33 का। ये फिगर क्यों बदली है? क्योंकि ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम बदली है आपके सवाल में ना, थोड़ा सा वो चेंज आया था। कितना? 7 कर लो, ठीक है। तो क्लोजिंग बताओ? 350, 34 और 82। भाई सवाल को हैंडआउट में देने का मकसद ये है कि इसी को दोबारा कर लें। कोई और महसूस किया सवाल तो एक आधा कल फिर बना के ले आऊंगा इसका, ये मेरे ऊपर। नो सर नहीं, मुझे पता है, तुमसे मशवरा नहीं मांगा, बता रहा हूं। 358, इधर देखो आके लिखोगे जनरल फंड 350। बेटा ऐसे ही होता था ना, चेंज इन इक्विटी का क्लोजिंग यहां से निकल के बैलेंस शीट में आते थे, वही काम हो रहा है। महसूस करें, उसके साथ कंपेयर करके लिंक करके, तो कुछ नया नहीं किया, सिर्फ एक बार वही बात आपको बताना था कि आपको पता है जी। रिसर्च फंड मैं आपके लिए आसान से आसान कर रहा हूं थ्योरी को, कुछ चीजें यहां पर आज समझा दी, पढ़ा दी बीच में, बस वहां पे हाईलाइट कर देंगे और ज्यादा चीजें जो इररेलेवेंट है वो काट रहे हैं, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेनी आपने, सारी रात लगा रहा हूं मैं। 34 और लास्ट टाइम ना मैंने बच्चों को कहा था ये पढ़ लेना, फिर वो मैंने अंदाजा लगाया कि पढ़ा उन्होंने कोई नहीं था, बड़ी गड़बड़ हुई, तो फिर मैं अब वो खुद ही जो चीजें कम करके इधर डाल रहा हूं जी। बोलो ना बेटा, ऐसे नहीं कर, आप चुप कीजिए, ऐसे कहते जी।
और सही है, कुछ रियायत नहीं गया क्या? आप रह गए? सही है। कितना था? 120। अच्छा जी, अब आज के लिए इतना काफी है। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। बात सुने, ये तस्वीर खींचने तक हाइब्रिड वालों जल्दी से खींच लो। आप लोग जरा 1 मिनट बैठे रहिए, ठीक है? अल्लाह हाफिज। वो बाद में